नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 8 की बुक के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारतीय संविधान जो इसका फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर वो चैप्टर देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकें। इस वीडियो में हम 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। दोनों चैप्टर बहुत ही छोटे हैं। एक तो चैप्टर नंबर 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ, और एक हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 कानून और सामाजिक न्याय। हम केवल उन्हीं चैप्टरों का संकलन अपने इस यूट्यूब चैनल पर करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप लाभदायक हों। तो हम शुरू कर रहे हैं आज के ये 2 चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखें धर्मनिरपेक्षता की समझ। सबसे पहले बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, फिर हम बात करेंगे इसके तरीके कौन कौन से हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा होती है उसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है कि राज्य जो है वो किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है। राज्य में या अपने देश में सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। आगे है लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण माना है। वो कारण क्या है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है, कि इंसानों के जो भी धार्मिक चुनाव हैं उनके अधिकारों की रक्षा करनी है, उनके अधिकारों को बचाना है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या फिर हम बोल सकते हैं धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा या कोर्ट के द्वारा कोई भी पाबंदी नहीं है। तो अपने यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को मिली हुई है। फिर है धर्मनिरपेक्षता के तरीके, मगर उससे पहले हम आपको एक चित्र दिखाना चाहते हैं जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको बताता है। इस चित्र पर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसमें आप देखेंगे जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और उनके जो धार्मिक उपासना स्थल हैं, जैसे ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये गिरजाघर है और ये चर्च है। मतलब ये गिरजाघर और चर्च मतलब ये अलग अलग धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, और नीचे अलग अलग धर्मों के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यही क्या है धर्मनिरपेक्षता है कि सभी को जीने का समान अधिकार है, अपने धर्म की रक्षा वो कर सकते हैं। आगे हम बात करें धर्मनिरपेक्षता के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका है भारतीय राज्य स्वयं को धर्म से दूर रखेगा। मतलब जो राज्य है वो किसी एक धर्म को प्रधानता नहीं देगा, वो सभी धर्मों को समान मानेगा। अर्थात भारतीय राज्य जो हैं उनकी बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में होगी और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। मतलब राज्य जो है वो सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। तो सबसे पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। मतलब अहस्तक्षेप क्या होता है कि किसी के कार्य में कोई रुकावट ना डालना, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। मतलब सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना, किसी भी धर्म की जो भावनाएं हैं उनको ठेस नहीं पहुंचाना, यही है अहस्तक्षेप की नीति। और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल
न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। मतलब वो अपने धर्मों के अनुसार क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो कुछ जो धार्मिक समुदाय हैं उनको राज्य छूट देता है। तीसरा तरीका है हस्तक्षेप। मतलब राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और ऊंच नीच के भेदभाव को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। संविधान जो है वो धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है और जो गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य को उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। मतलब सभी को अपने अपने धर्मों के अनुसार शिक्षा देने का अधिकार इसमें दिया गया है कि सभी जो धर्मों के लोग हैं वो अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 यहीं कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 8 सामाजिक मतलब कानून और सामाजिक न्याय। इसमें हम बात करें 2016 ईस्वी में संसद ने बाल श्रम मतलब बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय जो अधिनियम एक्ट था 1986 में 1986 का ये एक्ट था। इसमें संशोधन किया। कब? 2016 ईस्वी में संशोधन क्या किया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सभी व्यवसायों तथा किशोरों को 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध किया गया। मतलब ये एक बाल श्रम अधिनियम 1986 आया और उसमें संशोधन करके कुछ बदलाव करके 2016 में ये नियम निकाला कि 14 वर्ष से कम का अगर बच्चा है तो उसे किसी भी प्रकार के व्यवसायिक कार्य करने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी बच्चा व्यवसायिक कार्य नहीं करेगा। उसका काम है केवल शिक्षा ग्रहण करना। और बाद में जो किशोर होते हैं मतलब बच्चों से ऊपर होकर 14 से 18 वर्ष के जो किशोर होते हैं उनको घर के कामकाज में करने पर उनको छूट दी गई है, मगर जो भी जोखिमपूर्ण कार्य हैं वो करने पर उनके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कौन से एक्ट में? बाल श्रम अधिनियम 1986 के एक्ट में। अगला बिंदु है 2017 ईस्वी में ऑनलाइन पोर्टल, जो ये ऑनलाइन पोर्टल है https://pencil.government.in। इसमें पेंसिल का क्या अर्थ है? पेंसिल की फुल फॉर्म दे रखी है P की प्लेटफॉर्म, फॉर, E की इफेक्टिव, N की इन्फोर्समेंट और C की फॉर नो चाइल्ड, C की चाइल्ड और आगे L की लेबर। तो ये पेंसिल की फुल फॉर्म है। इसका यह 2017 में यह पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल क्या काम करता है? शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शुरू किया गया है। तो ये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है ये किसकी फुल फॉर्म है? NCLP की। N की नेशनल, C का चाइल्ड, L का लेबर और P का प्रोजेक्ट। तो यही इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है वो इनकी फुल फॉर्म से संबंधित भी आ जाता है। अगला बिंदु है 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को रात के 2 बजे मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वहाँ के यूनियन कार्बाइड संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो थी वो रिसनी शुरू हुई, जिसके प्रभाव से 3 दिन में 8000 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई थी। तो ये बहुत ही जहरीली गैस थी और इसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आया जिसने भी सांस के द्वारा इस गैस को अंदर लिया उसी की क्या हो गई? डेथ हो गई। अगला बिंदु है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 ईस्वी की ये बात है। इसमें मुकदमा जो हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो मनुष्य के लिए जो है वो
एक मौलिक अधिकार है और इसमें जीवन के अधिकार को शामिल किया गया है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा एवं पानी का अधिकार इंसान को मिला हुआ है। यह जिम्मेदारी जो है सरकार की है कि इंसान को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो पानी उपलब्ध कराए सरकार, और सांस लेने के लिए इंसान को शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है तो वो भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। तो ये अनुच्छेद 21 में ये बात कही गई है। अगला बिंदु है, हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 ईस्वी में आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका प्रयोग सार्वजनिक वाहनों में हो ताकि वायु प्रदूषण में गिरावट आ सके। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।